जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। लगभग 16वीं और 17वीं सदी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को हम लाइन वाइज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे और उसको साथ साथ हम समझते रहेंगे। आप इसे नोट करते रहें साथ साथ। बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसका पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे हमारे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर के बीच से आते हैं, जो किसी हेल्प बुक में, गाइड में हमें उनका कोई सोर्स नहीं मिल पाता। तो यहाँ हम साथ साथ उसको करते रहेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती है, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहें। आइए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, जिज्ञासा होती है तो उसको कमेंट में आप डाल सकते हैं। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं। 16वीं और 17वीं सदी का जो समय है, जब भारत में मुग़लों का यहाँ शासनकाल था, तो पूरे जो हिंदुस्तान की आबादी है लगभग 85%, यानी कि 100 में से 85 जो व्यक्ति थे वो गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर सवरान दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। अब थोड़ा सा इनको समझिए। छोटे खेतीहर, खेतीहर और भूमिहर सवरांत, सवरांत का मतलब अमीर जो व्यक्ति होते हैं। भूमिहर और खेतीहर, खेतीहर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ऐसे लोग जिनका आहार खेती से चलता है, भोजन जिनका खेती से चलता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी थी, बहुत सारे वर्ग होते थे। जो ज़मीन के कुछ उसमें मालिक भी होते थे, छोटे जो किसान होते थे, और साथ में उनके साथ काम करने वाले किसान होते थे, जो मतलब ज़मीन के मालिक नहीं होते थे लेकिन उनके साथ काम करते थे। भूमिहार सवरांत ज़मीन के मालिक होते थे, बड़े बड़े, मतलब एक कहिए कि समृद्ध अमीर व्यक्ति थे। तो ये दोनों ही जो वर्ग थे ये कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। छोटे खेतीहार जो छोटी किसानी करते थे, छोटे खेती करने वाले जो लोग होते थे, छोटे छोटे किसान थे, उनके साथ काम करने वाले लोग भी होते थे जो खेती उनके साथ मिलजुल कर करते थे। भूमिहर सवरांत जो भूमिपति होते थे, बड़े बड़े जमींदार कहिए, अमीर लोग कहिए, जो स्वयं खेती ना करके ज़मीनों के मालिक होते थे। तो ये दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। जो फसल खेतों में पैदा होती थी उसके दावेदार थे, उसके मालिक होते थे। इससे उनके बीच सहयोग भी होता था, सहयोग भी था, प्रतियोगिता भी थी, कंपटीशन का भाव भी था और संघर्ष के रिश्ते हमेशा बने रहते थे। कभी उनके बीच सहयोग बढ़ता था, कभी प्रतियोगिता और कभी संघर्ष भी हो जाता था। ऐसी स्थितियां हमेशा चलती रहती थी। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बना होता था। हमारा जो गांव का एक परिवेश था वो इन्हीं रिश्तों पर चलता रहता था। आपस में मनमुटाव भी होता था लेकिन फिर भी कुल मिला के सहयोग की एक भावना बनी रहती थी। इसी समय कई बाहरी ताकतें जो भारतीय ग्रामीण जो दुनिया थी उसमें दाखिल हुई। बाहर की कुछ ऐसी ताकतें हमारे ग्रामीण परिवेश में शामिल हुई, जो आत्मनिर्भर गांव थे, जिनको कुछ विद्वानों ने एक गणराज्य की संज्ञा भी दी। तो उसके बीच में कुछ बाहरी ताकतें इस समय शामिल हो गई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। उगा का मतलब इकट्ठा करता था, लेता था। तो ये जो बाहरी ताकतें थी, बाहरी ताकतों में जो मुग़लों का शासन भारत में शुरू हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। भारतीय जो ग्रामीण एक व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थव्यवस्था जो चली आ रही थी, क्योंकि ये कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने टैक्स के रूप में लेते थे। राज्य के जो नुमाइंदे थे, यानी कि जो अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब किताब रखने वाले, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। यानी कि अब जो गांव की व्यवस्था थी वो किसके अधीन हो गई थी? जो राज्य के, यानी कि मुग़लों के जो नुमाइंदे थे, कर्मचारी थे, जो कर इकट्ठा करने वाले थे,
टैक्स की वसूली करने वाले थे, पैसा इकट्ठा करने वाले थे, हिसाब किताब रखने वाले थे। तो इन्होंने उस गांव के परिवेश को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, वो ये चेक करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। यानी कि जो शासक हैं, जो मुग़ल थे, कि उनको अपनी जो एक नियत उनको टैक्स निर्धारित किया था किसान को, वो समय पर मिलता रहे, क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी। इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए। दूसरा, ये सारी चीज़ें भी एक घुसपैठ के रूप में इन्होंने काम किया, और इससे खेती वाले जो इलाके हैं वो शहर से जुड़ गए थे। तो यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए, शासन बदला। शासन बदलने के साथ किसानों के ऊपर, खेती करने वालों के ऊपर नियंत्रण, टैक्स इकट्ठा करने वालों का ज़्यादा दबाव हो गया। उनके हिसाब से कुछ फसलें भी उगानी पड़ी। आमतौर पर उस समय किसान वही फसल उगाता था जो उसके परिवार को उपयोगी होती थी, परिवार के लिए ज़रूरी होती थी। उसमें से कुछ बचता था तो उसको बेच देता था, नहीं तो अपने परिवार का पालन पोषण के लिए ज़्यादातर कृषि की जाती थी। लेकिन अब क्योंकि राजा को, मुग़लों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए था, तो कुछ ऐसी फसलें भी साथ में उगवाने का प्रयास कर रहे थे जो व्यापारिक फसलें थी, जिनको बाज़ार में बेचा जा सके, किसान उसका घर में उपयोग ना कर सके। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो किसान था उसके ऊपर नियंत्रण बढ़ता चला गया राज्य का। कई फसलें बिक्री के लिए आई, तो इस वजह से अब बिक्री के लिए आई तो उसका मतलब ये था कि वो बाज़ार में बिकेंगी, व्यापार होगा, उसके पास चीज़ बेचने के, फसल बेचने के बाद पैसा मिलेगा, बाज़ार से उसका जुड़ाव होगा। यानी कि अब जो गांव थे, उन गांव में जो बाज़ार थे वो आ गए थे, यानी कि व्यापार, मुद्रा, बाज़ार भी अब गांव में आ गए थे, और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए थे। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस समय हो चुका था। ये चित्र देखिए, ग्रामीण दृश्य है। 17वीं शताब्दी के एक मुग़ल चित्र का एक यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये एक किसान का दृश्य है। यहाँ रहट से, ये बैलों से आप देख रहे हैं कि खेतों में सिंचाई का कार्य चल रहा है, बैल जुते हुए हैं। और यहाँ जो व्यक्ति है वो कुएं से हाथ से पानी निकाल रहा है। ये व्यक्ति हाथ से पानी नीचे से निकाल कर इसको दे रहा है, और ये नीचे डाल रहा है, और ये पानी ऐसे खेतों में नालियाँ बनाकर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो उस समय ये कृषि की व्यवस्था को यहाँ दर्शाया गया है। किसान, कृषि और उत्पादन। अब इसमें देखिए, खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। खेती करने वाले जो लोग होते थे, उनका मुख्य सब कुछ इकाई, सब कुछ जो था वो गांव था। इसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। सारा साल वो अपने किसी न किसी कार्य में लगे रहते थे। जैसे ज़मीन की जुताई थी, उसके बाद बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करनी। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शामिल होते थे जो कृषि आधारित होती थी, जैसे शक्कर या तेल इत्यादि। यानी कि यहाँ दिया हुआ है, किसान सारा साल अपने गांव में अपनी खेती पर लगा रहता था। जैसे ज़मीन की जुताई है, बोना है, कटने से पहले तक उसकी देख रेख, रख रखाव, सिंचाई का कार्य, उसकी निराई गुड़ाई, उसमें जो अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं, खरपतवार, तो ये सारी देख रेख करने के बाद उसकी फसल पकती थी, उसको कटाई का कार्य होता था। उसके अलावा कुछ फिर बीच के समय में वो ऐसा भी समय निकालता था कि जैसे तेल निकालना, शक्कर बनाना गन्ने से, तेल सरसों आदि का जो होता था उससे तेल निकालना। तो ये कृषि आधारित जो कुछ उद्योग होते थे उनमें भी वो लगा रहता था। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारतीय की खासियत नहीं थी। यानी कि किसान जो है पूरे भारत के थे। ऐसे क्षेत्र भी थे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके थे जहाँ उस तरह की खेती नहीं की जा सकती थी जैसा कि उपजाऊ ज़मीनों पर की जाती थी। इसके अलावा भूखंड का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा होता था। यानी कि जब हम किसान और खेती की बात कर रहे हैं तो पूरे देश की किसानी और खेती की हम बात कर रहे हैं, जिसमें समतल मैदान भी थे, पहाड़ भी थे, पठार भी थे,
रेगिस्तान के इलाके भी थे, जंगल भी थे। तो हर प्रकार के किसान और हर प्रकार के इलाके की ज़मीन की हम बात यहाँ कर रहे हैं। जब हम कृषि की बात करते हैं तो हम इन भौगोलिक विविधताओं का भी ख्याल रखते हैं। यानी कि जब हम इन कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो सारे देश में अलग अलग हैं। कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जंगल है, पहाड़। तो इस प्रकार की सारी जो स्थितियां हैं वो भी हमें देखनी होती हैं। अब देखिए स्रोतों की तलाश। स्रोत कहाँ से हमें इन चीज़ों की जानकारी मिली? इस मुग़ल साम्राज्य की किसान जमींदारी राज्य, क्योंकि अन्य सोर्स जो हैं राजाओं के बारे में, इतिहास सारा राजाओं के बारे में लिखा होता है, यही हम पढ़ते आए हैं। उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनके द्वारा जो कोई स्थापत्य कला उनने पेश की, कोई मंदिर बनवाए, कोई धार्मिक स्थान बनवाए, कुछ इस प्रकार की चीज़ों के बारे में तो हम पढ़ते हैं। लेकिन आम आदमी से जुड़े जो विषय होते हैं कि आम आदमी कैसे रहते थे, किसानों की क्या दशा थी, कैसे उनका जीवन यापन होता था, तो आम आदमी के बारे में ऐसी जानकारियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो यहाँ ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी द्वारा ये स्पेशल किसान जमींदार और राज्य के संबंधों को दिखाया है। आमतौर पर किसान को इसमें ज़्यादा केंद्रित करके ये चैप्टर बनाया गया है ताकि किसानों की जानकारी भी कुछ हमें हासिल हो सके। तो ये एक अच्छा प्रयास है जिसमें किसानों के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है। अब इसमें देखिए कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जानकारी का मुख्य स्रोत बहुत सारे होते हैं। तो हम देखिए इसमें मुख्य रूप से हम 3-4 सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे क्योंकि किसान के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे। वो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं था इतना कि वो अपने बारे में कुछ ऐसा लिख सके। तो उसका कार्य कृषि करना था, उस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करता था। तो वो खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखता था। इसलिए ग्रामीण समाज के जो क्रियाकलाप हैं उनकी जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। यानी कि जो व्यक्ति खेतों में काम कर रहा है उसकी जानकारी हमें दूसरे जो सोर्स हैं, दूसरे जो तरीके हैं वहाँ से मिलेगी। किसानों से हमें किसानी की जानकारी उस समय की नहीं मिल रही। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदी के जो कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं। इनको नोट करें आप। जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो लिखे गए, राजाओं के पत्र थे, दस्तावेज थे, उनके अधिकारियों द्वारा लिखे गए या राजा के द्वारा अधिकारियों को या अधिकारियों के द्वारा राजा को लिखे गए जो कोई दस्तावेज होते थे, ऐतिहासिक ग्रंथ होते थे। कुछ कोई विदेशी यात्री लिखता है या कोई दरबारी जो व्यक्ति है, दरबार में रहने वाला व्यक्ति, वो कोई ऐसे विवरण पेश करता है। तो ये सारे ऐतिहासिक सोर्स हैं जो हमें इस चीज़ की जानकारी देते हैं जो मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ये सारे जो दस्तावेज हैं मुग़ल दरबार में उन्हीं की निगरानी में लिखे गए थे। तो आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक सोर्स है वो आईन अकबरी है। इसको नोट कीजिए। संक्षेप में हम इसको आइन भी कह देते हैं। एनसीईआरटी हमारी बुक जो है उसमें कई जगह आइन लिखा हुआ है। आइन का मतलब आईन अकबरी, जिसे अकबर के जो दरबारी इतिहासकार हैं अबुल फजल ने लिखा था। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, आईने जो अकबरी है वो अकबर ने लिखवाया था। जो उसका इतिहासकार था, दरबार में रहने वाला जो इतिहासकार था, अबुल फजल उसका नाम था। तो अबुल फजल ने इसको लिखा था। यानी कि ये अकबरनामा लिखवाया गया था अकबर के द्वारा अपनी कहानी। अकबरनामा का मतलब आप नोट कीजिए, अकबरनामा अकबर की कहानी। अकबर ने अपनी कहानी लिखवाई थी जो फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। और उसके अकबर ने यानी कि अपने 42वें वर्ष में, जब उसे शासन करते हुए 42 वर्ष हो गए थे, तो तब उसने 1598 में इसे लिखवाया था। और लगभग 5 संशोधनों के बाद इसको पूरा किया गया था। जो अकबर है 1556 से 1605 तक लगभग 50 वर्ष के आसपास का समय बनता है। तो इस दौरान 1556 से 1605 तक उसने शासन किया। तो उसमें अपने 42वें वर्ष में 1598 में उसने 5 संशोधन इसमें यानी कि करने पड़े, इसको संशोधित करना पड़ा। तो 1598 में ये पूरी हुई थी। अकबर ने इसको अपने कहने से
अपने इतिहासकार से अबुल फजल से इसको लिखवाया था। सभी विषयों के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी। इसे 3 खंडों में रचा गया था। 3 खंड कहिए, जिल्द कहिए, कुछ आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो 3 खंडों में इसको लिखा गया था, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें जो तीसरा जो खंड था, उस तीसरे खंड को आईने अकबरी कहा गया। यानी कि बाबरनामा के जो तीसरा खंड है उसको आईने अकबरी कहा गया। आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, तीसरा भाग, उसको आईने अकबरी कहा गया। अकबरनामा को हम आईने अकबरी भी कह सकते हैं, परंतु आईने अकबरी को अकबरनामा नहीं कह सकते। अब इसके जो 3 खंड अकबरनामा के थे उनके बारे में हम अगर थोड़ा सा जानकारी पाएँ। जो पहला खंड था, पहला खंड या जिल्द भी कई जगह लिखा मिल सकता है, अकबर के राजा बनने की कहानी है। इसके पूर्वजों के बारे में इसमें जानकारी दी है या पहले खंड में, पहली जिल्द में। उसके जन्म के बारे में, अकबर के 17 वर्ष तक का जो इतिहास है वो इस पहले खंड में दिया गया है। अब जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में फिर 17 वर्ष से लेकर 46 वर्ष तक का जो उसका शासनकाल है उसका इतिहास इसमें लिखा गया। उसकी लड़ाइयाँ, उसका ऐश्वर्य, उसके जो काम धंधे हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। तीसरा जो खंड है, तीसरी जो जिल्द है, उसी को आईने अकबरी कहा गया। इसमें शासन चलाने के नियमों का वर्णन किया गया है। यह एक, क्योंकि इसे आईने अकबरी को यानी कि अकबर का संविधान भी कहा गया है। आईने अकबरी को अकबर का संविधान भी कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें शासन चलाने के सारे नियम दिए हुए थे। इसीलिए इसको एक अलग पुस्तक का नाम दे दिया गया जिसे आईने अकबरी कहा गया। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आईने आईने ए अकबरी और अकबरनामा दोनों क्या चीज़ हैं। तो इनमें थोड़ा अगर आपको अब भी कोई क्लैश लगता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो अब देखिए कि खेतों की जो जुताई है, चैप्टर को देखते हैं। तसल्ली करने के लिए कि खेतों की जुताई हुई या नहीं, राज्य के नुमाइंदों द्वारा, यानी कि राज्य के जो कर्मचारी होते थे उनके द्वारा करों की उगाही के लिए राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के जो रिश्ते हैं उनके नियामन के लिए इंतजाम राज्य ने किए थे। उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। जो आईने अकबरी है इसको क्या कहा गया? इसे अकबर का संविधान भी कहा गया। इसमें शासन कार्य, शासन के नियम, खेतों की पूरी जुताई, टैक्स इकट्ठा कैसे करना, जमींदारों के बीच उनके रिश्ते, वो सारा का सारा जो व्यवस्था इसमें किया गया है। इस पूरे लेखे जोखे को बड़ी सावधानी से इस ग्रंथ में पेश किया गया है। आइन का जो मुख्य उद्देश्य है, आइन का मतलब आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका तैयार करना था, एक ऐसा पिक्चर पेश करनी थी जहाँ तक एक सामाजिक सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रह सके। आइन के मुताबिक मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से तय था। अब इसमें आइन में क्या लिखा हुआ है, आईने अकबरी में, कि राजा के खिलाफ, मुगल राजा के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं हो सकती। अगर होगी तो विजय नहीं होगी, सफल नहीं होगी। जबकि अगर सच्चाई हम देखें तो बड़े विद्रोह हुए, विद्रोह भी हुए, संघर्ष भी हुए, लेकिन क्योंकि राजा का दरबारी था तो वो राजा के पक्ष में ही सारा कुछ लिखेगा। ये भी हमने समझने की बात है। जब राजा के आश्रय में आप रह रहे हैं तो राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते। राजा को खुश करने के लिए, उसके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको पेश करने के लिए, और जो कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे नियम कानून हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है, आइन क्या है ये आप क्लियर करके बताएं पूरा नाम। वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का एक नज़रिया है। इसको नोट कीजिए कि जो कुछ भी इस पुस्तक में बताया गया वो सारा का सारा जो है सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है, यानी कि राजाओं का, उनके दरबारियों का देखने का एक नज़रिया है। ज़मीन पर जो हकीकत थी, सच्चाई थी, वो शायद इससे अलग होती थी। हम इसको पढ़ चुके हैं। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुग़लों की राजधानी से दूर के इलाके में लिखे गए थे। अब पहला जो हमने, इसको नोट कीजिए, पहला जो हमें सोर्स मिला वो अकबरनामा यानी कि
जो आपका आईने अकबरी है, आईने अकबरी को आप नोट कीजिए। दूसरा जो सोर्स है, राजधानी जो मुग़लों की राजधानी उससे दूर के जो कुछ हमें जानकारी मिली है, जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से भी कुछ दस्तावेज मिले हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। तो दूसरे नंबर पर आप इसको नोट कीजिए कि आईने अकबरी नंबर 1 सोर्स था। दूसरा कि 18वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के जो इलाके थे उन इलाकों से भी बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं जहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। आमदनी की, सरकार की कितनी आमदनी होती थी, क्या खर्च होते हैं, कैसे प्रशासन चलता था, किसानों की स्थिति कैसी थी। इसके अलावा तीसरे नंबर आप नोट कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ऐसी तस्वीर हमें दिखाते हैं कि भारत में कृषि संबंध, क्योंकि इस समय जो अंग्रेज़ थे वो भी भारत में आ चुके थे। ये सभी सोर्स, यानी कि सोर्स जो हैं 3 मुख्य आपने पढ़े। नंबर 1 आईने अकबरी, दूसरे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के इलाकों के जो दस्तावेज हैं, और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज। ये सोर्स हैं जहाँ से हमें किसान, जमींदार और राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये सभी सोर्स जो हैं किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को भी दर्ज करते हैं। लगे हाथ यह सोर्स समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद रखते थे। राज्य उन्हें कैसे न्याय देता था, किसान राज्य से कैसी उम्मीदें करते थे। इस प्रकार की जानकारी भी हमें इन चीज़ों से मिलती है। तो अन्य जो सोर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। किसान और उसकी ज़मीन। मुग़ल काल के जो भारतीय फारसी सोर्स किसान के लिए आमतौर पर रैयत, इसका रैयत का मतलब जो बहुवचन है रियाया है, मुजरियान है, ये प्रयोग होते थे। साथ ही हमें किसान, आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। यानी कि आप ये नोट कीजिए, किसान को अन्य किस नामों से जाना जाता था। भारतीय और जो फारसी सोर्स हैं उनमें आमतौर पर रैयत दिया हुआ है, रियाया दिया हुआ है बहुवचन, या मुजरियान दिया हुआ है। साथ में किसान मिलता है, कृषक मिलता है, और आसामी, ये पेपर में भी आप इनमें से आ सकता है कोई एक नंबर में। तो आसामी, ये सारे जो हैं शब्द किसान के लिए प्रयोग होते थे। इनको आप अच्छे से नोट करें। 17वीं सदी के जो सोर्स हैं, पहले इसको देख लेते हैं, चैप्टर पर बाद में देखते हैं। किसान बस्तियों का उजड़ना और बसना। इसमें देखिए, यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी, विशेषता थी। इस खासियत ने मुग़ल शासक बाबर की तेज़ निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण में बाबरनामा में नोट किया। इसको नोट करें, आप लिखें कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी? बाबरनामा। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी। भारत में तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। इसको भी नोट करें। और उसने सिंचाई, भारतीय कृषि, सिंचाई उपकरण, रहट, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत कुछ लिखा है। अब इसको आप देखिए, बाबरनामा में उसने क्या जानकारी दी कि हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान हो जाते थे, यानी कि खाली हो जाते थे, मनुष्य विहीन हो जाते थे, और ऐसे ही बस भी जाते थे। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे निवासी, यानी कि जो वर्षों से एक शहर में, बड़े शहर में लोग रह रहे हैं, उसे छोड़कर चले जाते थे। तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 महीनों के अंदर उसका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता था। यानी कि 1.5 महीने में बहुत बड़ा जो शहर होता था वो भी वहाँ से खाली हो जाता था, मिट जाता था। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह बसना चाहते थे तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी जो है बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं। ये कौन लिख रहा है? बाबर लिख रहा है बाबरनामा में। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने, दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस खस की घास बहुतायत में पाई जाती थी। जंगल अपार हैं, झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, यातायात एक गांव या शहर खड़ा हो जाता था।
अब यहाँ देखिए, कृषि के जीवन के उन पहलुओं का विवरण दीजिए जो बाबर को उत्तर भारतीय इलाके में खासियत लेगी। तो यहाँ ये बाबर ने जो विवरण दिया हुआ है एक गांव का, एक शहर का, कि पल में यहाँ गांव शहर बस जाते थे, पल में मिट जाते थे, तो उनको ऐसी कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ कहीं भी लोग बस जाते थे क्योंकि ज़मीन अच्छी थी, पानी के साधन भी थे। तो ऐसा बाबर लिखता है। नेक्स्ट देखिए, अपने अध्याय की ओर लौटते हैं। दो किस्म के किसानों की चर्चा यहाँ पाई जाती है, खुद काश्त और पाही काश्त। इनको नोट कीजिए, साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहें। खुद काश्त, जैसा कि इसके नाम से आभास होता है, खुद काश्त, काश्त का मतलब खेती करना, खुद स्वयं खेती करना। यानी कि पहले जो किस्म के किसान थे वे किसान थे जो अपने ही गांव में, यानी कि उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। यानी कि वो खेती करते थे, अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, अपने ही गांव में खेती करते थे, खुद खेती करते थे, खुद के गांव में, अपने गांव में खेती करते थे। दूसरा पाही काश्त, पाही काश्त का मतलब दूसरे स्थान पर, वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। यानी कि जो अपने गांव की बजाय दूसरे गांव में खेती करते थे ठेके पर ज़मीन लेकर। जैसे आज भी आप ऐसा कई जगह देखते हैं, लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे खेती करने के लिए। कारण उसके कुछ हो सकते थे, जैसे अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अच्छी हों, कि भाई उसके अपने गांव में टैक्स की, करों की अदायगी जो है खेती से वो ज़्यादा है, और किसी साथ वाले किसी दूसरे गांव में टैक्स की जो अदायगी है वो कम करनी पड़ती है, तो वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में खेती के लिए चला जाता था, और मजबूरन भी। तो यहाँ वो अपनी इच्छा से जा रहा है, यहाँ मजबूरी में जा रहा है। मजबूरी का मतलब समस्या आ गई, कोई अकाल पड़ गया, भूखमरी, अकाल, वर्षा नहीं हुई काफ़ी समय तक, फसल नहीं हुई, तो अपने रोजी रोटी के लिए दूसरे स्थानों पर चला गया, भूखमरी से बचने के लिए, या आर्थिक परेशानी से तंग होकर भी वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो इसको नोट कीजिए, खुद काश्त और पाही काश्त, इनको आप अच्छे से साथ साथ नोट करते रहें, समझते रहें। वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो थोड़ा इसको अपने हिसाब से, इसकी गति को कम ज़्यादा भी आप कर सके सुन सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके आप, जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से आप इसको नोट करते रहें। उत्तर भारत में एक जो औसत किसान है उसके पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज़्यादा कुछ होता था। अब यहाँ किसानों को दिखाया, किसानों की स्थितियाँ कैसे कहाँ होती, कैसी रही होंगी। आज भी अगर आप देखें तो किसानों की स्थिति कोई आज भी ऐसी अच्छी नहीं है। किसान आज भी आंदोलन करते रहते हैं अपने फसलों के मूल्य के लिए, अपनी ज़रूरी संसाधनों के लिए, सिंचाई के संसाधनों के लिए, और भी बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं, फसलों के लिए, मंडी के लिए, ताकि उनको अच्छा भोजन प्राप्त हो सके, उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा वो दे सकें। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि किसानों की समस्याएं आज भी इस 21वीं सदी में भी इतनी बेशुमार समस्याएं हैं। तो उस समय आप 16वीं 17वीं सदी में आप कल्पना कीजिए कि किसानों की स्थिति कैसी बदतर रही होगी। आज भी किसानों की कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ जो अमीर किसान होते हैं जिनके पास किसानी के अलावा अन्य सोर्स होते हैं, अच्छी ज़मीन, ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, उनको छोड़ दें तो जोत का जो आकार है जिन किसानों पर छोटा है, तो उनके हालात आज भी बड़े समस्या उनके पास होती है। तो ज़्यादातर किसान जो है उत्तर भारत के, उनके पास एक जोड़ी बैल, यानी कि दो बैल होते थे और दो हल, इससे ज़्यादा शायद उनके पास नहीं कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम हो सकता है कि भी सबके पास ये भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो। तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन होती थी, 6 एकड़, 6 किले जिसको आप बोलते, वे समृद्ध माने जाते थे, अमीर माने जाते थे गुजरात में, जिनके पास 6 किले या 6 एकड़ ज़मीन होती थी। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत जो किसान है उसके पास ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। यानी कि 5 एकड़ वाला जो किसान था वो औसत एक किसान होता था बंगाल में, और 10 एकड़ जिसके पास ज़मीन होती थी वाले आसामी, आसामी का मतलब किसान, को बहुत अमीर समझा जाता था जिसके पास 10 किले या 10 एकड़ ज़मीन होती थी। खेती व्यक्तिगत मलकियत के सिद्धांत पर आधारित थी। व्यक्तिगत
मलकियत का मतलब ज़मीन का मालिक खुद होता था। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। तो उसकी वो ज़मीन होती थी, वो अपनी ज़मीन को हस्तांतरित कर सकता था, बेच सकता था, खरीद सकता था, उसका मालिक वो स्वयं होता था। 19वीं सदी के दिल्ली और आगरा का जो इलाका है उसमें किसानों की जो मलकियत का विवरण 17वीं शताब्दी में देखिए उतना ही लागू होता है। क्या दिया हुआ है कि हल जोतने वाले जो किसान, खेतीहर किसान, हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट, कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं। जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते थे। यानी कि जो हल जोतने वाले जो खेतीहर किसान हैं, जो किसान होते थे, वे अपनी हर जो ज़मीन होती थी उस ज़मीन की जो सीमा होती थी कि भाई ये ज़मीन, इतनी ज़मीन मेरी है। तो इस ज़मीन पर वो क्या करते थे, कहीं तो उस समय की जो भी टूटी फूटी ईंटें होती थी उनसे कोई ऐसे निशान लगा लेते थे, उनको रख कर ऐसी बाड़ बना लेते थे। या कोई, क्योंकि बहुतायत में जंगल होते थे, पेड़ भारी मात्रा में होते, तो कटीले जो पेड़ होते थे उनकी टहनियों को काट कर ऐसे चारों तरफ अपने खेत की मेड़ पर, डोल पर रख देते थे, ताकि ये पता लगे कि भाई ये किसान, किस किसान का खेत है। तो ऐसे कुछ संकेत वो खेतों में बना देते थे, ताकि ये पता लगे कि ये ज़मीन जो है किस व्यक्ति की है, ये ज़मीन मेरी है, ये किसी और की है। ऐसी अपनी हदें, हदें का मतलब सीमा, जिसको आप मेड़ कह सकते हैं, डोल जिसको आप बोल देते हैं, वो बना। सिंचाई और तकनीक देखिए, सिंचाई में क्या क्या चीज़ें, कैसे। ज़मीन की बहुतायत थी, ज़मीन बहुत सारी थी, इतनी उस समय आबादी भी नहीं थी, ज़मीन ज़्यादा थी लेकिन जंगलों से भरी हुई थी। मज़दूरों की मौजूदगी थी, मज़दूर भी बहुत ज़्यादा थे। किसानों की गतिशीलता, किसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी खेती बाड़ी करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा गतिशीलता थी। इसकी वजह से कृषि का विस्तार लगातार हुआ। तो ये तीन कारण, कृषि का जो विस्तार हुआ, इस समय कृषि के विस्तार के तीन कारण यहाँ दिए हुए हैं। नंबर एक, किसान की बहुतायत, ज़मीन की बहुतायत, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, पेड़ों को काट कर खेती के लिए ज़मीन शुरू, किसान मजदूर बहुत ज़्यादा थे, और किसानों की गतिशीलता। ये तीन कारण आप नोट कीजिए। क्योंकि खेती का जो प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, हमने पहले भी जिक्र किया था, उस समय खेती बाड़ी जो है मुख्य रूप से पेट भरने के उद्देश्य से की जाती थी, ना कि फसलें बेचने के लिए जैसे आज हम करते हैं। इसलिए रोज़मर्रा के खाने की जो ज़रूरतें हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी, जिनकी किसान के परिवार को ज़्यादा ज़रूरत होती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी, धान, जीरी की फसल पैदा होती थी। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती थी, 40 इंच, कम या कमतर बारिश वाले जो इलाके थे वहाँ गेहूँ, ज्वार, बाजरे की खेती होती थी, क्योंकि ये कम पानी में पैदा हो जाती थी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। तो इस प्रकार देखिए कृषि में कितनी विविधता थी। मानसून भारतीय कृषि का रीढ़ था। मानसून आज भी इतना अहम योगदान है भारत में मानसूनी वर्षा का फसलों के लिए। तो उस समय तो पूरी तरह से ये कहिए कि जो भारतीय कृषि थी वो मानसून के ऊपर, वर्षा ऋतु के ऊपर निर्भर थी, जैसे कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाने पड़े। वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन कुछ सोर्स, नदियाँ, नाले, तालाब, नहरें बनाकर, रजवाहे निकालकर बहुत सारे ऐसे प्रबंध भी किए हुए थे, ताकि जो सिंचाई है खेतों के लिए वो भी निरंतर चलती रहे। नेक्स्ट देखिए, पेड़ों और सिंचाई जो थी खेतों की, वो कैसे दी हुई है। बाबरनामा से ये विवरण लिया गया है। बाबरनामा को बताएं किसने लिखा। जो सिंचाई के उपकरणों के बारे में बताता है, जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। उत्तर भारत में जो इस बादशाह ने, किस बादशाह ने देखे वो आप बताएं। अभी हमने इसका जिक्र किया था। जो बाबरनामा में लिखा हुआ है वो उत्तर भारत में इस बादशाह ने, किस बादशाह ने ये लिखा वो बताएं आप। हिंदुस्तान के मुल्क ज़्यादातर हिस्सा जो मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है, ऐसा कहता है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन बहुतायत है, बहुत ज़्यादा शहर भी, खेती भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतज़ाम नहीं है, बहते पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है।
इसलिए वे फसलें उगाने और बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर्द ऋतु की जो फसलें हैं बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं, यानी कि शीत ऋतु में वर्षा से ही फसलों पे पानी का गुजारा हो जाता है। ये हैरानी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। हैरानी की बात यह है, वो कहता है कि बसंत ऋतु में फसलें तब भी पैदा हो जाती हैं जब वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियां या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। अब बाबरनामा में क्या लिखा बाबर ने कि हिंदुस्तान में जो ज़मीन है वो सारी समतल ज़मीन है। उत्तर भारत में उसने कहा ज़मीन खेती लायक है, लेकिन कहीं बहता पानी नहीं है। बहता पानी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बहते पानी की आवश्यकता नहीं है। कृषि उनकी वर्षा पर निर्भर है। फसल उगाने के लिए उन्हें पानी की शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहता पानी नहीं है। उसने ऐसा लिखा। शीत ऋतु की कुछ फसलें ऐसे ही पैदा हो जाती हैं। बसंत ऋतु में कहता है कि बसंत ऋतु में भी कुछ फसलें ऐसी पैदा हो जाती हैं जब वर्षा ना हो। फिर भी कुछ छोटे छोटे पेड़ों की जो बाल्टियां बनाकर, रहट जो बनाकर, उससे थोड़ा बहुत पानी से वो गुजारा कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। और लाहौर दीपालपुर दोनों ही आज जो पाकिस्तान में है, लाहौर और दीपालपुर, और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के ज़रिए सिंचाई करते हैं। रहट का चित्र आगे देखेंगे हम। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं। रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं। इन गुटकों पर गड़े बांध देते हैं और लकड़ी के गुटकों और गड़ों से बंधी हुई इन रस्सियों को कुएं के ऊपरी पहियों पर लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों में जकड़ लेते हैं। जैसे आप, अगर आप ने रहट नहीं देखा तो आप गन्ने निकालने की जो कोल्लू होता है, मशीन होती है, उसको आप देखें, उसमें ऐसे ही नुकीले दांत लगे होते हैं जो एक दूसरी साइड में गरारियों को घुमाते हैं। इस तरह गड़ों वाला जो पहिया घूमने लगता है और घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरह से खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदवर, बयाना आज के उत्तर प्रदेश में है स्थान। यहाँ ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। जैसे आपने चैप्टर के शुरू में हमने ऐसा देखा था, रहट भी देखा था और किसान बाल्टी से कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई कर रहे हैं, वो भी हमने देखा था। कुएं से के किनारे पर लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं और कन्नों के बीच में बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी रस्सी से बांधते हैं और रस्सी को बेलन से लपेटकर उसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स बैल को हाँकता है और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। तो इस प्रकार कृषि के ये तरीके। ये रहट की एक संरचना देखिए। ये एक गोल पहिया आप देख रहे हैं, इस पर बाल्टियां लगी हुई हैं। ये गोल पहिया है, ये घूमता है। ये एक धुरी है, इस धुरी पर घूमता है। जब ये घूमता है तो कुएं के ऊपर लगा होता है। ये कुएं में ये बाल्टियां पानी में डूबती हैं, ऊपर से खाली जाती हैं और नीचे पानी में से निकल के ऊपर आती हैं तो भर जाती है। तो फिर जब ये दूसरी साइड उल्टी होने लगती हैं ऊपर यहाँ से, तो ये पानी यहाँ इस जो एक स्थान बनाया हुआ है, प्लेटफार्म बनाया हुआ है, यहाँ पर यह पानी इसमें उलट जाता है। बाल्टी उल्टी होती है तो यहाँ उल्टी होकर ये पानी यहाँ से आगे खेतों में नालियाँ बनाकर चला जाता है। यानी कि यहाँ से उल्टी होकर बाल्टी यहाँ खाली हो गई इस प्लेटफार्म पर, फिर नीचे खाली चली गई, तो नीचे से घूमते हुए जब पानी में डूबती हैं और पानी में डूबकर फिर ऊपर उल्टी दिशा में मुड़ जाती हैं घूमते हुए, तो यहाँ नीचे इनका मुंह था, यहाँ ऊपर मुंह होने के बाद ये पानी में डूबकर पानी से भरकर ऊपर आती हैं और यहाँ आकर फिर ये उल्टी हो जाती हैं। यहाँ फिर इस प्लेटफार्म पर ये पानी खाली कर देती हैं। तो इस प्रकार ये सिंचाई रहट से होती है। इस पहिए को, ये जो धुरी है, इस धुरी पर यह पहिया घूम रहा है और ये धुरी इस साइड में यहाँ पर जो है, ये इस पहिए के साथ ये आप दांते देख रहे हैं, आपने पढ़ा था ये दांते हैं,
ये दांते इस पहिए में लगे हुए हैं। इस दांते से ये दांते इसमें टकराकर इसमें घूमते हैं। इसको घुमाता है ये बैल। किसान इसको जोत रहा है। बैल हो सकते हैं, ऊंट हो सकते थे, बहुत सारे पशुओं का किसान इसमें इस्तेमाल करते थे। बैल इस पहिए को घुमाते हैं। इस पहिए के दांत इस पहिए के दांत से फिट होते हैं, उसमें चलते हैं। इस पहिए से फिर ये पहिया घूमता है और इससे ये रहट जो है घूमता है। इस प्रकार ये रहट संरचना कुछ स्थानों पर हो सकता है, कहीं आप संग्रहालयों में या कहीं एक आध जगह इस समय हो, शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं आज ऐसे वर्किंग स्थिति हो। लेकिन आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो सेकंड गेट है उसके सामने एक धरोहर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर के बाहर भी आप इस प्रकार के एक रहट का नमूना हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल वहाँ उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार जो हमारा रहट था वो हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया है, कैसे वो काम करता था, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तंबाकू का प्रसार। अब इसमें देखिए आप, यह पौधा सबसे पहले दक्षिण भारत में आया था, दक्कन में आया था। यहाँ से 17वीं सदी के शुरुआत में उत्तर भारत में इसे लाया गया। जो तंबाकू है भारत की पैदाइश नहीं है, पुर्तगाली इसको लेकर आए थे और लगभग 1603 या 4 में ये भारत में पहुँचा था। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता, इसको आप नोट कीजिए। आइन का मतलब आइन अकबरी है। उत्तर भारत की जो फसलों के बारे में हम विवरण पढ़ते हैं उसमें आइन अकबरी में तंबाकू का जिक्र नहीं आता, क्योंकि आइन अकबरी जो है वो इससे पहले लिखी जा चुकी थी, तो तंबाकू का जिक्र इसमें नहीं है। अकबर और उसके अभिजातों ने, अकबर उसके अभिजात का मतलब उसके जो नौकरशाह थे, उसके कर्मचारी थे, दरबारी थे, 1604 ईस्वी में पहली बार उन्होंने तंबाकू को देखा था। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्का या चिलम, जिसको आप गांव में या शहरों में आज भी इसका प्रचलन बहुत होता है, कई बार आप फिल्मों में, गानों में भी इसका प्रचलन आप देखते हैं, जिसने दोबारा से इस परंपरा को जीवित कर दिया। इसकी जो लत थी वो बहुत जोर पकड़ गई। ऐसा मानते हैं कि एक बार जब अकबर का सामना इस हुक्के से हुआ तो उसने भी हुक्के को पीने का प्रयास किया। बड़ा अजीब उसका स्वाद लगा उसे, और 3-4 बार उसको यानी कि पीने के बाद फिर उसके परिणाम उसने जांचने का प्रयास किया। जो विशेषज्ञ थे उनसे उसके गुण दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी हुक्के का सेवन नहीं किया। ये उसका अंतिम समय था, 1605 तक उसका शासन था। उसके बाद जो जहांगीर आया उसने भी इस जो तंबाकू है उसके चलन और उसकी बुरी आदत से वह चिंतित था। उसने इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पाबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हुई। 1617 में जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि इसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं थे स्वास्थ्य के लिए। तो उसको देखते हुए 1617 में पाबंदी लगाई, इसको आप नोट करें। लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में एक व्यापारिक फसल के रूप में प्रयोग होने लगा था। खेती बड़ी ज़्यादा होने लगी थी, व्यापार और उपयोग मुख्य वस्तुओं के रूप में इसका हो चुका था। तो जो आज भी तंबाकू का प्रचलन भारत में है, इससे बहुत सी बीमारियां हमारे समाज में प्रचलन में हैं। कैंसर, गले का कैंसर और भी बहुत सारी इस प्रकार की जो बीमारियां इससे होती हैं। 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है भारत में। क्या विश्व में इस सारी चीज़ को एक मनाही की गई है, लेकिन फिर भी इसका सेवन कम नहीं हो रहा है। किसी न किसी रूप में तंबाकू का जो सेवन है आज भी बढ़ रहा है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस समय के लोग 16वीं-17वीं शताब्दी में लोग इसके महत्व को, इसके एक व्यापार के रूप में इसके महत्व को समझ रहे थे। लेकिन आज व्यापार के लिए बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं, अन्य फसलें, व्यापारिक फसलें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके प्रयोग और इसकी उपज कृषि से हमें बचना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, वापस अध्याय देखते हैं। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद में मिलती थी, यानी कि हमने वर्षा के ऊपर पढ़ा कि सारी हमारी कृषि व्यवस्था वर्षा पर निर्भर थी। इसके अलावा जो राजा थे फिर भी कहीं ना कहीं जो समाज के कुछ लोग थे जो सिंचाई में मदद करते थे। जैसे उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें और नाले भी खुदवाए थे,
कई पुरानी जो नहरें थी उनकी मरम्मत भी करवाई। ऐसा ही उदाहरण शाहजहाँ के शासनकाल में मिलता है कि जो पंजाब में शाह नहर का जो निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसको आप नोट कीजिए। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, बहुत ही मेहनत का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी, जिसमें मनुष्य का श्रम कम लगे, समय और श्रम की बचत के लिए। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल को दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली फाली या धार लगी होती थी, जिसको आप हल के रूप में जानते हैं। हल को आप शायद जानते पहचानते होंगे कि बैलों को जोत कर आगे उसमें बैलों को लगाकर पीछे से उसको किसान पकड़ता था और नीचे लकड़ी का एक हिस्सा बना होता था, उस पे आगे एक लोहे की एक नुकीली जो है एक धार या फाल लगी होती थी जो मिट्टी को खोदती थी। लेकिन हल जो है मिट्टी को गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज़ गर्मी में महीनों में नमी बची रहती थी। तो ऊपर से मिट्टी को वो हल्की हल्की खोदते थे, भुरभुरी उसको ऊपर से कर देते थे ताकि ज़मीन के अंदर नमी बची रहे। बैलों के जोड़े जो होते थे उनके सहारे खींचे जाने वाले बरमे का भी इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। जैसे हल होता था, हल के साथ ही किसान जो है उस पर एक ऊपर एक जैसे कटोरी होती है, गिलास होता है, इस प्रकार का कोई एक सिस्टम बनाकर उसको नीचे पाइप के माध्यम से नीचे तक ले जाता था ताकि किसान उस ऊपर कटोरी में गिलास में ऊपर बीज डालता रहे अपने बैग से, थैले से, और हल चलता रहे। हल के साथ साथ जो लकीर बनती थी, जगह बनती थी, मिट्टी की खुदाई होती थी, उसमें बीज क्रम से डलते रहें। जैसे अगर आप ऐसे इसको आप कल्पना करें कि ये इस प्रकार का एक पाइप था, ये ऐसे हल के ऊपर लगा हुआ, यहाँ से इसका ऊपर आकार थोड़ा चौड़ाई में होता था, यहाँ इसमें किसान बीज डालता था अपने बैग से और वो एक एक दाना जो है इसमें नीचे ज़मीन में जाता था। यहाँ हल हल होता था इसी प्रकार, हल पकड़ने का यहाँ एक किसान इसको हल पकड़ के चलाता था, आगे इसको बैल जोतते थे, बैल इसमें आगे यहाँ पर बैल जुते होते थे। तो इस प्रकार ये हल जो होता था उसी में एक बर्मा लगा होता था जिसमें यहाँ किसान बीज डालता था। जैसे आज भी आप सीड कल्टीवेटर के रूप में आप ट्रैक्टर के पीछे इस प्रकार की मशीन को देखते हैं, ये सुधरे हुए रूप हैं जो ट्रैक्टर के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का ज़्यादा रिवाज था। इस बरमे का प्रयोग जो हमने ऊपर पढ़ा था कम होता था। किसान जो है हाथ से बीज को फेंक कर छिड़का विधि जिसको हम बोलते हैं उसके ही ज़्यादा प्रयोग करता था, क्योंकि इससे जल्दी काम हो जाता था। मिट्टी की जो गुड़ाई थी उसके साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। इन्हीं के बीज बोने के साथ साथ जब फसलें उगने लगती थी तो उसमें कुछ खरपतवार पैदा हो जाती थी जो स्वयं ही अनावश्यक जो पौधे उसमें उग जाते थे उनके लिए उसके पास बहुत सारे उपकरण होते थे। जैसे आप उनको अपनी भाषा में आप क्या क्या बोल सकते हैं वो आप बताएं। जैसे खुरपी हो सकती है, कसी हो सकता है, फावड़ा हो सकता है, स्पेड जिसको आप बोलते हैं, ऐसे बहुत से जो उपकरण थे, दरांती हो सकता है, ऐसी चीज़ों का वो इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट देखिए फसलों की भरमार। अब किसान इतनी मेहनत करता था तो मेहनत के बाद फसल का उत्पादन देखिए कि मौसम के दो चक्कर मुख्य खेती के में होते थे हमारे देश में। एक खरीफ जो पतझड़ में और दूसरी रबी। खरीफ और रबी सूखे और इलाके और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो फसलें हैं उस साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश सिंचाई के साथ अन्य साधन मौजूद होते थे वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। उस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। जो खरीफ थी, खरीफ फसल क्या थी? वह फसल जो मई जून जुलाई के महीनों में बोई जाती थी। नोट करें इसको, खरीफ की फसलें वे फसलें थी जो मई जून जुलाई में रोपी जाती थी और अक्टूबर नवंबर इनमें काटी जाती थी। इनको हम खरीफ की फसलें बोलते हैं। और जो रबी की फसलें हैं, दूसरी रबी की फसलें आप नोट कीजिए। रबी की फसलों में क्या था
जो फसलें सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती थी और मार्च अप्रैल मई में काट ली जाती थी। तो इनको आप नोट करें। साल में कई स्थानों पर 3 फसलें भी उगाई जाती थी। जैसे अगर आप बात करें, ऊपर हमने पढ़ा कि हमारे जो कुछ इलाके हैं उनमें 2 फसलें, लेकिन जैसे बंगाल का इलाका है, बंगाल के इलाके में जीरी की ही, धान की ही 3 फसलें पैदा हो जाती थी। हम आगे पढ़ेंगे इसको। इस वजह से जो पैदावार है उसमें भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन क्या है, इसको आप बताएं। हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल काल में आगरा का जो प्रांत है, आगरा का जो इलाका था, उसमें 39 जो किस्म की फसलें पैदा होती थी, 39। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों का उत्पादन होता था। और इसी प्रकार बंगाल में चावल की ही केवल 50 फसलें किस्म जो हैं चावल की, वो पैदा होती थी। तो कितनी विविधता यानी कि देश में थी। हालांकि दैनिक आहार की जो खेती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, इसको नोट कीजिए, जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल का मतलब सबसे अच्छी फसलें, कामिल का मतलब सबसे अच्छी, जिन्स फसल, सबसे अच्छी फसलें, उनके उदाहरण भी मिलते हैं। मुगल काल में यानी कि राज्यों में किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था। इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। जैसे कपास और गन्ना है, जैसी बेहतरीन उत्पादन होता था इनका, और इन्हें जिन्स ए कामिल कहा जाता था। गन्ने और कपास को व्यापारिक फसलें जिसको आप कहते हैं, जिनका किसान ज़्यादातर जो है बेचने के लिए प्रयोग करता है, ये सर्वोत्तम फसलों की श्रेणी में मानी गई। इसको आप नोट कीजिए, जिन्स ए कामिल। मध्य भारत और दक्षिणी का जो पठार है उसमें फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। इनको भी आप नोट कीजिए कि जो मध्य भारत और पठार का इलाका है उसके जो ज़मीन के टुकड़े थे वहाँ कपास के लिए वो सबसे अच्छे इलाके थे। मध्य भारत, दक्षिणी पठार कपास के लिए, बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। और तिलहन जैसे सरसों, दलहन जैसे दालें, वे नकदी फसलों में आती थी। दलहन का मतलब जो दालें होती हैं आपकी। इनसे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई कृषि व्यवस्था चल रही थी। अब नेक्स्ट देखिए, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनेक नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। जैसे दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, तो अनेक नई फसलें भारत में आई। जैसे मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया 17वीं सदी में। यानी कि मक्का और जो आपका जो मक्का था भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत आया। 17वीं शताब्दी में इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी थी। यानी कि मक्का भारत की उपज नहीं था। टमाटर, आलू, मिर्च, ये जो सब्जियां थी ये नई दुनिया से आई। इसी तरह अनानास, पपीता, ये जो फल हैं ये भी भारत के नहीं हैं, ये भी विदेशों से आई। नई दुनिया का मतलब बाहरी देश है, नई दुनिया का मतलब दूसरे देश है, नई दुनिया बाहर के देश हैं। जैसे यूरोप के देश थे, अरब के देश थे, या कोई अमेरिकी कोई महाद्वीप था, तो बाहर से ये सारी फसलें भारत में आई और अच्छी मात्रा में यहाँ पैदा होने लगी। ग्रामीण समुदाय देखिए, ऊपर लिखी बातों से जाहिर होता है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर इनका क्या असर पड़ता होगा, यह पता लगाने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शामिल होते थे, जिनसे खेती का विकास हुआ। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मलकियत होती थी। व्यक्तिगत मलकियत का मतलब ज़मीन पर किसान जो है स्वयं खेती करता था, उसी के नाम होती थी, उसको खरीद सकता था, बेच सकता था। साथ ही यहाँ तक कि उसके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। ये सारे के सारे इस समुदाय के 3 घटक थे। जो हमारा ग्रामीण परिवेश था उसके 3 घटक थे। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? नंबर 1 खेतीहर किसान,
जो खेती करने वाला किसान था उसके बहुत सारे पार्ट होते थे। दूसरा पंचायत, और तीसरा गांव का मुखिया, जिसको मुकद्दम या मंडल भी कहते थे, इसको भी नोट कीजिए। यानी कि जो हमारा सामूहिक ग्रामीण जो एक समुदाय है वो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 उसके मुख्य घटक थे, इसको आप नोट कीजिए। खेतीहर किसान, खेती करने वाले जो किसान थे, उस पे अनेक किसानों के वर्ग भी शामिल थे इसमें। पंचायत थी, पंचायत से आप समझते हैं, और गांव का जो मुखिया होता था, मुकद्दम या मंडल उसको कहा जाता था। आगे भी है जाति और ग्रामीण माहौल। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको आप यहीं समाप्त करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ प्रश्न जो इसमें आपसे पूछे गए उनको भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको थोड़ा थोड़ा करके या गति को तेज़ करके भी देख सकते हैं, और मुख्य चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।